नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौबात की एक बात का। सौबात की एक बात में आज पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के नेता पिट गए। पहलवानों के कुश्ती संघ पर लगाए गए आरोपों के बाद केंद्र ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया। अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी और राजस्थान के सीएम गहलोत ने कोरोना से किसकी तुलना कर दी। तो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई और एक रोज पहले ही इमरान खान ने सिंध प्रांत में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उनका सामना बिलावल भुट्टो की पार्टी के कार्यकर्ताओं से हो गया। वहां के किमारी जिले से आई तस्वीरों में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल होता दिखा। एक रोज पहले ये भीषण झड़प तब हुई जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता किमारी जिले के कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गए। उनके साथ पीटीआई के सिंध प्रांत के अध्यक्ष अली हैदर जैदी भी थे। तभी वहां मौजूद बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। आरोप है कि पीपीपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पथराव शुरू कर दिया। पीटीआई के मुताबिक उनके सिंध प्रांत के अध्यक्ष अली हैदर जैदी पथराव में बुरी तरह घायल हो गए और किसी तरह पीटीआई कार्यकर्ता उन्हें कलेक्टर ऑफिस के अंदर ले गए ताकि हमले से अली हैदर जैदी को बचाया जा सके। इस दौरान कलेक्टर के दफ्तर के बाहर दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच घमासान जारी रहा और भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बाद भी वहां पत्थरबाजी होती रही। वहां से आए वीडियो में कलेक्टर के ऑफिस को निशाना बनाकर लोग पत्थर बरसाते दिखाई दिए। पत्थरों की बारिश की वजह से कलेक्टर के ऑफिस की खिड़कियों के शीशे टूट गए। पत्थर लगने से कई लोग वहां चीख पुकार मचाते भी दिखाई दिए, लेकिन बवाल थमने के बजाय बढ़ता गया। कलेक्टर ऑफिस के बाहर सड़क पर भी दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे पर पत्थर चलाते नजर आए। ये पीपी के गुंडे आप देख रहे हैं झंडों के साथ मार रहे हैं। हालांकि बाद में इमरान खान की पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं पर हमले होने का दावा किया। लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच सिंध के किमारी जिले के कलेक्टर ऑफिस के एक अधिकारी ने इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने पीटीआई के अली हैदर जैदी पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जबरन उनके दफ्तर में घुसने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हथियार लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचने के आरोप भी लगाए गए, जिसके बाद कराची पुलिस ने अली हैदर जैदी समेत पीटीआई के 17 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इन लोगों पर आतंक फैलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। 15 जनवरी को सिंध प्रांत के 16 जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए थे, जिनके नतीजों में बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को बड़ी जीत मिलती दिखाई दी थी। इसके बाद ही इमरान खान ने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने ये दावा किया कि मॉस्को की सुरक्षा के लिए पुतिन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर दिया है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि पश्चिमी देशों से मिले जंगी ड्रोन से यूक्रेन की सेना मॉस्को पर कभी भी हमला बोल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में यूक्रेन की सेना ने रूस के सरातफ और रिजाइन इलाके के 2 एयरबेस को निशाना बनाया था। उस दौरान यूक्रेन ने दावा किया था कि ड्रोन हमले में सरातफ इलाके में मौजूद एंजल्स 2 एयरबेस पर खड़े Tu-95 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा था, जबकि रिजाइन इलाके में मौजूद रूसी एयरबेस पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन एक बार फिर रूस में घुसकर हमला कर सकता है, जिसके डर से पुतिन ने मॉस्को की सुरक्षा में अपने सबसे घातक हथियार S-400 त्रियुम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया, ताकि हमले के लिए आने वाले यूक्रेन के ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमान हवा में ही मार गिराए जा सके। असल में रूस ने इन दोनों एयरबेस को यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया था, जिसके तहत वो यूक्रेन के ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने वाला था, ताकि हमले के लिए आने वाले ज़ेलेंस्की के ड्रोन अपना रास्ता भटक जाएं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जब यूक्रेन के ड्रोन ने हमले किए तो रूस का ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया था। वो ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से एंजल्स 2 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन ने एयर स्ट्राइक कर दी थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके इस हवाई हमले में पुतिन की सेना को तगड़ी चोट पहुंची थी, जबकि रूस ने उस दौरान ये दावा किया था कि ज़ेलेंस्की के हमलावर ड्रोन मार गिराए गए थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन की नेविगेशन सिस्टम जैम करने की रूस की तकनीक फेल होने से पुतिन की चिंता बढ़ गई थी और इसी वजह से उन्होंने अपने शहरों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला कर लिया।
जिसके तहत उन्होंने मॉस्को की सुरक्षा में 2 S-400 ट्रियम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को शहर के उत्तर पश्चिम इलाके में जबकि दूसरे को सकोनी के इलाके में तैनात किया है। रूस का दावा है कि उसका यह हथियार हवा में ही छोटी दूरी की मिसाइलों के साथ ड्रोन, लड़ाकू विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये एक साथ 80 टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। मतलब पलक झपकने से ही यह हथियार दुश्मन को ढेर कर सकता है। इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए और मॉस्को की सुरक्षा में अपने इस ताकतवर हथियार पर भरोसा जताया। इधर यूपी के मदरसों में मार्च से अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी और ये फैसला मदरसा बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन, सभी सदस्य और कई मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे। जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस के तहत पढ़ाई को अलग अलग चरणों में लागू करने पर मुहर लगाई गई। इसके लिए मदरसों के शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस बीच पुतिन ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट का शिकार करने के लिए अपनी एक घातक मिसाइल को अटैक हेलीकॉप्टर में फिट कर दिया। रूसी सेना को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना के बेड़े में जल्द ही पेट्रियट शामिल होने जा रहा है, जिसे चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए ज़ेलेंस्की के 100 सैनिक इन दिनों अमेरिका के ओक्लाहोमा में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि पेट्रियट के यूक्रेन पहुंचते ही ज़ेलेंस्की की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो कई इलाकों में रूसी सेना के लिए काल बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि पेट्रियट यूक्रेन पहुंचता और ज़ेलेंस्की के प्लान को पूरा करता, पुतिन ने उसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने अपनी नई एंटी आर्मर मिसाइल इज़जेलिया 305 को अपने अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28NM में फिट कर दिया। यानी रूस ने अपने इस घातक हेलीकॉप्टर में ऐसा लॉन्चर लगा दिया जो उसकी नई खतरनाक मिसाइल को एक पल में दाग देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस का यह हेलीकॉप्टर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि इसमें लगी मिसाइलों के निशाने पर यूक्रेन के कई ठिकाने होंगे। और रूस का तो यहाँ तक दावा है कि इस मिसाइल से ज़ेलेंस्की के न सिर्फ सैन्य ठिकाने बल्कि सेना के जवान, तोप, टैंक और हाइमार्स को भी तबाह किया जा सकेगा। इसके साथ ही रूस इसके जरिए अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट पर भी कहर ढाने का दम भर रहा है। खबर है कि Mi-28NM अटैक हेलीकॉप्टर में फिट की गई मिसाइल इज़जेलिया 305 15 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। रूस पिछले कई महीनों से इस मिसाइल का टेस्ट कर रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि Mi-28NM हेलीकॉप्टर में लैस होने के बाद इसका इस्तेमाल अलग अलग मौसम, अलग अलग जगहों और दिन रात दोनों समय में हो सकता है। इसी वजह से रूस के इस घातक हथियार को नाइट हंटर भी कहा जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना इसके जरिए अब सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाएगी। और खबर है कि हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्चिंग का टेस्ट कामयाब होने के बाद रूस में उसके लॉन्चर का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा Mi-28NM अटैक हेलीकॉप्टर में ये मिसाइल तैनात की जा सके और यूक्रेन पर हमले में तेजी लाई जा सके। कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने जल्द ही इसका तोड़ नहीं निकाला तो उसे भारी एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नाइट हंटर के नाम से मशहूर हो चुका पुतिन का ये हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरने में माहिर है। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर न रडार की पकड़ में आता है और न ही उससे दागी गई मिसाइल। इस तरह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक लगे बिना पुतिन का नाइट हंटर अपने टारगेट का शिकार कर सकता है। और उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 47 साल के आरोपी का नाम हरीश चंद्र बताया गया, जो दिल्ली के संगम विहार इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के वक्त नशे में था। छेड़छाड़ की ये पूरी घटना एम्स अस्पताल के सामने की बताई गई। आरोप है कि हरीश चंद्र ने अपनी कार के भीतर से स्वाति मालीवाल की ओर गंदे इशारे किए और उन्हें कार से 15 मीटर तक घसीटा। इस बीच उत्तर कोरिया से तनातनी के बीच दक्षिण कोरिया ने अपने KF-21 लड़ाकू विमान की ताकत बढ़ाकर उसका सफल परीक्षण किया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उत्तर कोरिया ने पिछले 1 साल में दक्षिण कोरिया को डराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और इसके लिए किम जोंग उन ने एक के बाद एक कई खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट किया और इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तब वो परमाणु ताकत वाली मिसाइलों के भी परीक्षण में जुट गए। इसी वजह से दक्षिण कोरिया भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा और अब उसने अपने KF-21 लड़ाकू विमान को इतना दमदार बना दिया कि उसने पहली बार आवाज की रफ्तार को भी मात दे दी। असल में उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे को देखते हुए दक्षिण कोरिया को इस तरह के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है ताकि वो पलक झपकते ही दुश्मन के हथियारों को ढेर कर सके। किम का गुस्सा तभी से 7वें आसमान पर है जब से दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू की है। पिछले साल वो कई बार अमेरिकी सैनिकों के साथ युद्ध का अभ्यास कर चुका है। इधर पहलवानों के कुश्ती संघ पर लगाए गए आरोपों के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है और उसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे में जवाब मांगा क्योंकि देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कई कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया।
और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। इन खिलाड़ियों में कई ऐसे खिलाड़ी भी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत का नाम रोशन किया। इन्हीं खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया और दावा किया कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, तो मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी सामने आए। ये एक परिवार का आंदोलन है, गिने चुने लोग हैं, इसमें कुछ झगड़ा फेडरेशन का भी है। इस बीच खेल मंत्रालय भी एक्शन में आ गया और उसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मामले पर 72 घंटे में जवाब मांग लिया। सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो फेडरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उधर मुंबई गोवा हाईवे पर 2 अलग-अलग हादसों में करीब 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि पहला हादसा रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा हाईवे पर हुआ, जिसमें एक ट्रक और एक कार की भयंकर टक्कर हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि दूसरा हादसा सिंधुदुर्ग जिले में हुआ, जिसमें मुंबई से गोवा जा रही एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इस बीच पुतिन पर एक बेहद सनसनीखेज बयान देकर जेलेंस्की ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें तो इसी बात पर शक है कि पुतिन जिंदा भी हैं। मतलब जेलेंस्की को लग रहा है कि पुतिन की मौत हो चुकी है, लेकिन रूस ने ये सच दुनिया से छुपाया हुआ है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस से पुतिन की जो तस्वीरें सामने आती हैं, उन्हें देखकर उनके मन में सवाल उठता है कि क्या वीडियो में दिख रहे शख्स वाकई पुतिन हैं? क्योंकि कई बार पुतिन का वीडियो ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट किया हुआ होता है। ग्रीन स्क्रीन के जरिए वीडियो को एडिट करके उसके बैकग्राउंड को पूरी तरह बदल दिया जाता है। और जब से जंग शुरू हुई है, तब से पुतिन की सेहत के बारे में कई तरह के कयास लगाए जा चुके हैं। कभी उन्हें पार्किंसंस की चपेट में बताया गया, तो कभी पेट के कैंसर का मरीज बताया गया। पश्चिमी मीडिया कई बार दावे कर चुका है कि पुतिन अब कुछ दिन के ही मेहमान हैं और जेलेंस्की भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और उधर बिहार के बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए 2 ट्रेनों को रोके जाने का आरोप लगा। पूरे बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बक्सर पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी ये समाधान यात्रा विवादों में घिर गई, क्योंकि आरोप है कि वहां पहुंचे नीतीश कुमार के काफिले के लिए 2 ट्रेनों को आधे घंटे के लिए आउटर यानी स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया, ताकि उनके काफिले की गाड़ियां रेलवे लाइन को पार कर सके। आ रहे हैं सीएम साहब के लिए, थोड़ा आएगी गाड़ी, उससे जाने के बाद बंद होगा। इसके बाद वहां से आए एक वीडियो में कई लोग अपना सामान लेकर पैदल ही पटरियों के किनारे चलते नजर आए। गाड़ी वहाँ रुक गया तो इसलिए पैदल आ रहे हैं। आरोप है कि नीतीश के काफिले को रेलवे लाइन पार कराने के चक्कर में बड़ी संख्या में लोगों को पैदल ही स्टेशन पहुंचना पड़ा, जिसके बाद नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसकी जांच की मांग कर दी। और साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर भी सवाल उठा दिए। ये पिकनिक यात्रा पर आए हैं, समाधान यात्रा पर नहीं। अश्विनी चौबे ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की वजह से ट्रेन के यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। हालांकि जब इस बारे में नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने इस घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। अश्विनी चौबे नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए 5 जनवरी से ही समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। और उधर खबर है कि रूस और यूक्रेन की जंग में तटस्थ बना बैठा इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर चोरी छिपे यूक्रेन की मदद करने में लगा हुआ है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका इजराइल के स्टोर किए हुए अपने हथियार यूक्रेन भेज रहा है, ताकि किसी भी तरह यूक्रेन में रूस को घुटनों पर लाया जा सके। यूक्रेन को तोप के गोले देकर ही रूस को हराया जा सकता है, क्योंकि जमीन पर यूक्रेन की जंग तोपों से ही लड़ी जा रही है। दोनों तरफ से रोजाना हजारों गोले दागे जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ तो ये तक कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों में जिसके भी गोले पहले खत्म हुए वो हार जाएगा। यूक्रेन अब अमेरिका और उसके साथियों के दिए हुए तोप गोलों के भरोसे है, लेकिन जिस तेजी से जंग में गोले फूके जा रहे हैं, उतनी सप्लाई करना तो अमेरिका के बस से ही बाहर है। इसलिए अमेरिका को इजराइल में अपने हथियारों के जखीरे पर नजर डालनी पड़ी और इजराइल ने इसके लिए हामी भी भर दी। बताया गया कि इजराइल से तोप के गोले यूरोप भेज दिए गए, जहां से वो पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचेंगे। लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए इजराइल का हामी भरना सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वो इस जंग में किसी के भी साथ खड़ा दिखना नहीं चाहता। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। यूक्रेन की लाख मिन्नतों के बावजूद इजराइल ने उसे अपनी एक पिस्तौल तक नहीं दी है, क्योंकि इजराइल को रूस का डर है। लेकिन अब वही इजराइल यूक्रेन को हथियार पहुंचाने के लिए अमेरिका का जरिया बन गया है। इधर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना देते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव स्वास्थ्य और वित्त सचिव को निलंबित करने की मांग कर दी और आरोप लगाया कि एलजी के इशारे पर ये अधिकारी दिल्ली के विकास के कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधायकों ने एलजी पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की।
उधर ट्विटर, मेटा और अमेजॉन के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी छटनी का ऐलान कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 5% कर्मचारियों को हटाने का फैसला कर चुकी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट के करीब 11,000 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। इसके पीछे कंपनी ने खर्चों की कटौती की दलील दी। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वालों की संख्या करीब 2.25 लाख है। इस बीच चीन से युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच ताइवान ने महिलाओं को जंग की ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। मतलब ये कि ताइवान ने अपने देश की महिलाओं के लिए रिजर्व फोर्स में मिलिट्री ट्रेनिंग के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके बाद अब ताइवान की महिलाएं भी ट्रेनिंग लेने के बाद चीन से युद्ध के हालात में जंग के मैदान में उतर सकेंगी। ऐसा पहली बार होगा जब ताइवान में रिजर्व फोर्स में शामिल होने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि वहां की महिलाओं के लिए जरूरी नहीं होगा कि वो पुरुषों की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग ले। जिन महिलाओं की मर्जी होगी वो रिजर्व फोर्स में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं। इस बीच ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस साल की दूसरी तिमाही में यानी कि अप्रैल से जून के बीच 220 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे पहले ताइवान की राष्ट्रपति ने जरूरी सैन्य सेवा को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने का ऐलान किया था। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर पहुंची कुछ छात्राओं को मेन गेट पर ही रोकने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। कॉलेज में 1 जनवरी से ही ड्रेस कोड लागू हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जब कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंची तो उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया गया। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के कुछ कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए, जिनसे बात करने के लिए कॉलेज प्रबंधन के कुछ अधिकारी बाहर आए। आप मुझे 2 बजे बाद मिल लीजिए, ताकि आप जानते हैं महाविद्यालय में 50 तरह के काम है। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह खान ने इस मुद्दे पर विवादास्पद बयान दे दिया। जो पाबंदी लगाए बुरखे पे उसको नंगा करके घुमाया जाए। बवाल की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम कॉलेज पहुंची, जिसने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन दिलाया और हंगामे को शांत किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच पहली बार यूक्रेन और अमेरिका के सेना प्रमुखों ने एक बैठक की और आने वाली 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध का 1 साल हो जाएगा। इससे पहले दोनों देशों की सेना के प्रमुखों की मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही है, क्योंकि रूस ने इन दिनों यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के मुताबिक वो उसके रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन ये भी आशंका जता चुका है कि रूस पिछले 24 फरवरी जैसे हमले की तैयारी में जुटा है। और यूक्रेन के इसी डर के बीच अमेरिका के सेना प्रमुख मार्की मिली ने यूक्रेन के आर्मी चीफ वालेरी ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दावा है कि ये बैठक पोलैंड में किसी खास जगह पर हुई है और इस बैठक में आने वाले दिनों पर दोनों के बीच में युद्ध पर रणनीति बनी। क्योंकि रूस जिस तरह से बेलारूस में तैयारी कर रहा है, माना जा रहा है कि वो कीव पर बहुत बड़ा हमला बोलने वाला है और उसी हमले से निपटने के लिए यूक्रेन ने भी तैयारी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के आर्मी चीफ और अमेरिकी सेना प्रमुख के बीच हुई बैठक इसी मकसद से हुई ताकि रूस के किसी भी हमले से न सिर्फ बचाव किया जाए बल्कि उस पर तगड़ा पलटवार भी किया जाए। और इसी वजह से अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। अमेरिका ने तो उसे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है, जबकि होलैंड ने भी पेट्रियट यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया। हालांकि दोनों देशों के सेना प्रमुखों की बैठक से पहले भी एक बैठक की जमकर चर्चा हुई थी। कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि तुर्की में रूस और अमेरिका ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी। हालांकि वहाँ के इस मुद्दे पर दोनों के बीच बात हुई थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका की रूस के साथ सीक्रेट मीटिंग की खबर पर यह जरूर कहा गया था कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। इस बीच ट्विटर ने अपनी ब्लू टिक सेवा का सालाना प्लान लॉन्च करते हुए लोगों को उसमें कुछ ऑफर दिए और अभी तक ट्विटर की ब्लू टिक सेवा के लिए हर महीने $8 यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 650 रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन नया प्लान लॉन्च करते हुए ट्विटर ने बताया कि अब साल भर के लिए ब्लू टिक सेवा की कीमत केवल $84 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6,800 रुपए होगी। यानी हर महीने वाले प्लान के मुकाबले इसमें कम पैसे देने होंगे। इसके अलावा ट्विटर ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों के लिए ब्लू टिक की फीस हर महीने $8 से बढ़ाकर $11 करने का ऐलान भी किया। इधर दिल्ली हाईकोर्ट से जम्मू कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को झटका लगा। अदालत ने उनकी वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने संगठन दुख्तरान ए मिल्लत को आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी, जो अदालत ने ठुकरा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि आसिया अंद्राबी के पास सरकार के फैसले के खिलाफ दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। दुख्तरान ए मिल्लत को 30 दिसंबर 2004 को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया था। उधर महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने धारदार हथियारों से लोगों में खौफ पैदा करने के आरोपियों की परेड निकाली और इन आरोपियों का गिरोह पूरे शहर में कोयता गैंग के नाम से बदनाम है।
इसीलिए हाथ बांधकर उन्हें बिना चप्पल पहनाए सड़कों पर पैदल घुमाया गया। उन्हें उन इलाकों में घुमाया गया जहां उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इस दौरान ढोल भी बजाया गया। कोयता गैंग के बदमाश जिस गली से निकले, लोग हैरानी से देखते नजर आए। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि रूस के हथियारों के जखीरे में बैलिस्टिक मिसाइलें कम हो रही हैं और यह दावा उन्होंने 4 दिन पहले किया था, जिसमें कहा गया कि रूस के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी होती जा रही है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता ने तो यहां तक दावा कर दिया कि रूस के पास कुल 100 इस्कंदर मिसाइलें भी नहीं बची हैं और दावा किया कि उसी का नतीजा है कि पुतिन की फौज को जमीन पर मौजूद अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए अपने S-300 और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई, जबकि रूस के इन दोनों मिसाइल सिस्टम को हवा में दुश्मन के खात्मे के लिए बनाया गया है। लेकिन यूक्रेन के खुफिया विभाग के मुताबिक रूस के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उसे जमीन पर हमला करने के लिए अपने S-300 और S-400 सिस्टम डिफेंस सिस्टम में बदलाव करने पड़ गए। जबकि बीते दिनों रूस अपनी इस्कंदर मिसाइल के जरिए यूक्रेन पर कहर ढा चुका है। ये मिसाइल पुतिन के मिसाइल जखीरे का वो अचूक हथियार है जिसकी बेजोड़ मारक क्षमता से दुश्मन पल भर में नेस्तनाबूद हो जाता है, क्योंकि रूस की इस्कंदर मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक है और ये 480 से 700 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस्कंदर मिसाइल आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार में उड़ान भर सकती है और दुश्मन के रडार को चकमा देने का हुनर भी जानती है। लेकिन दावा है कि जंग में इसका इतना इस्तेमाल हुआ कि बीते 11 महीनों में वो धीरे धीरे रूस के हथियारों के जखीरे से कम होती चली गई और खबर है कि अब पुतिन की फौज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के खिलाफ धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक 36 टारगेट को एक साथ भेज सकती हैं। यही वजह है कि एक हफ्ते पहले भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए रूस ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम 400 का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस के लिए इन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल आम हो गया है। वो उसके दक्षिण पूर्वी इलाकों पर हमले के लिए लगातार S-400 का इस्तेमाल कर रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के अलर्ट के बीच प्रशासन मुस्तैद हो गया है और साथ ही सभी विभागों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया, ताकि भारी बर्फबारी होने पर उसे आसानी से हटाया जा सके। PWD को ऊपरी इलाकों से बर्फ हटाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाने को कहा गया। संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। मौसम विभाग ने हिमाचल में 22 जनवरी को भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। उधर खबर है कि चीन अपने सैनिकों को निशानेबाजी में माहिर बनाने के लिए उन्हें करंट दे रहा है। इसके लिए उसने एकदम अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसकी ट्विटर पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें ट्रेनिंग के दौरान चीन के 2 सैनिकों की बाई कलाई पर सफेद रंग का पट्टा बंधा नजर आया। बताया गया कि इलेक्ट्रिक पेन पैड है। शूटिंग के दौरान जरूरी पोजीशन से जैसे ही सैनिक थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, ये पेन पैड सैनिक को तुरंत करंट मारता है। करंट लगने से सैनिक तुरंत सही पोजीशन में आ जाता है और एकदम सटीक निशाना लगाता है। चीन अपने सैनिकों के निशाने को धार देने के लिए ये नया पैंतरा अपना रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोशिश भले ही अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पेन पैड उतने फायदे के नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद सैनिकों को इसकी आदत हो जाएगी और उन्हें करंट लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच आरजेडी ने नागालैंड के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। पार्टी वहां की कुल 60 में 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष से संभावित उम्मीदवारों की सूची भी मंगाई गई। खुद तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने वहां जाएंगे। उनके अलावा पार्टी के कुछ और बड़े नेता नागालैंड में डेरा डालेंगे। राज्य में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। उधर पंजाब के अमृतसर से स्कूट एयरलाइन के एक विमान के कई यात्रियों के बिना ही उड़ान भरने के मामले में जांच में अब DGCA जुट गया है। विमानों का संचालन संभालने वाले DGCA ने अमृतसर एयरपोर्ट से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी, क्योंकि एक दिन पहले सिंगापुर की स्कूट एयरलाइन का एक विमान 35 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गया। इस फ्लाइट को शाम 7 बजे के लिए अमृतसर से सिंगापुर जाना था, लेकिन उसके उड़ान भरने के समय में बदलाव कर दिया गया, जिस पर अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने दावा किया कि इसकी जानकारी सभी यात्रियों को ईमेल के जरिए दी गई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन यात्रियों के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच यूक्रेन जंग के बीच रूस ने 2026 तक अपनी सेना में बड़े बदलाव लाने का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु के मुताबिक पुतिन ने अगले 3 सालों में थल सेना, वायुसेना, नौसेना की ताकत बढ़ाने का टारगेट रखा है।
ताकि रूस न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसका साथ दे रहे सभी देशों से मुकाबला करने के लिए और मजबूत हो सके, क्योंकि इस जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की की फौज के साथ अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश खड़े हैं, जिन्होंने यूक्रेन को कभी भी घातक हथियारों की कमी महसूस होने नहीं दी। इसी वजह से यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति को पिछले 11 महीनों से चुनौती दे रहा है। ज़ेलेंस्की की फौज की ताकत उसके मददगार देशों के दम पर है, जिसकी बदौलत यूक्रेन ने हारी हुई बाजी भी पलट कर रख दी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने जंग शुरू होने के कुछ ही महीनों में यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। और तब ऐसा लगने लगा था कि जल्द ही पुतिन की फौज पूरे यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, लेकिन अमेरिका से मिली घातक मिसाइलों और तुर्की के खतरनाक ड्रोन समेत कई दूसरे देशों के हथियारों की मदद से यूक्रेन ने खेल ही बदल दिया। और उसने न सिर्फ रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि कई इलाकों से पुतिन के सैनिकों को खदेड़ भी दिया। इन्हीं वजहों से पुतिन कई बार अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए। हाल ही में उन्होंने युद्ध के लिए नए कमांडर की भी नियुक्ति कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने एक साथ कई शहरों पर हमले के बजाय एक एक कर बड़े इलाकों को तबाह करने का प्लान बनाया और अब वो अपनी सेना के तीनों अंगों को और मजबूत करने में भी जुट गए हैं। पुतिन की कोशिश है कि रूसी सेना जमीन, हवा, समुद्र तीनों क्षेत्रों में अपनी शक्ति को दोगुना कर दे, जिसके लिए अगले 3 सालों में मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और जंगी ड्रोन की क्षमता कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है, ताकि रूसी सेना यूक्रेन के साथ साथ आने वाले दिनों में दूसरे देशों से भी युद्ध के लिए भी तैयार हो सके। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में थूक कर रोटी बनाने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर हुई, जिसमें तसीरुद्दीन नाम का ये आदमी रोटी बनाते वक्त उस पर थूकता नजर आया। दावा है कि ये वीडियो हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने बनाकर वायरल किया। अभियुक्त व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में हिंदूवादी संगठन हिंदू रक्षा दल ने ही मुकदमा दर्ज कराया था। उधर अपने ही देश में विरोध की वजह से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसकी पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन दुनिया के उन नेताओं में शुमार थी जिन्होंने कोविड काल में अपने देश के लिए भरपूर कोशिशें की। हालांकि इसी दौरान लगाए गए सख्त प्रतिबंधों से न्यूजीलैंड की जनता नाराज हो गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने ये तक साफ कर दिया कि वो अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। और इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में जुटा है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पीएफआई पर बैन लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी पीएफआई लगातार हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए साजिश रच रहा है, क्योंकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने हिंदुस्तान को आतंक की आग में झोंकने के लिए अब कश्मीर टेरर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की जड़ें मजबूत करने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई कश्मीर में लश्कर, अलकायदा और आईएसआई के लिए आतंकियों की भर्ती का काम कर रहा है, और इसके लिए वो ऑनलाइन तरीके से कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है, ताकि किसी भी तरह कश्मीर में आतंकी संगठनों को फिर से जिंदा कर वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। और पिछले 2 सालों में अलग अलग आतंकी संगठनों के ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पीएफआई इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही नए सिरे से आतंकियों की भर्ती कर रहा है। इसके लिए उसने बाकायदा कम उम्र के लड़कों को अपने संगठनों से जोड़ने और बरगलाने का काम करना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का ये भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। और इनके अलावा पीएफआई ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी गुमराह करने का प्लान तैयार किया है। वो नौजवानों के दिमाग में न सिर्फ जिहादी सोच भर रहा है, बल्कि अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए उन्हें उकसा भी रहा है। और पीएफआई की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले में रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा, जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद इस बात का पता चला कि सादिक एक साजिश के तहत आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था, और वो अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश में भी जुटा था। पिछले महीने ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि पीएफआई योग कैंप की आड़ में कम उम्र के लड़कों को लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा है। और इसके लिए पीएफआई ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे, जहां कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। न्यूज 18 ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में ये भी बताया था कि पीएफआई दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था।
अलग अलग जांच एजेंसियों की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि पीएफआई के हिट स्क्वाड में जो लड़के शामिल थे वो दोहरी जिंदगी जीते थे। मतलब ये कि बाहरी दुनिया के लिए तो वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। और अब पीएफआई का कश्मीर टेरर प्लान सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के खिलाफ अलग अलग शहरों में लोग सड़क पर उतर आए, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध मर्सेई शहर में देखने को मिला, जहां पेंशन सुधार कानून से नाराज सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक नया कानून आने के बाद रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़कर 64 हो जाएगी, जबकि पेंशन के लिए 43 साल काम करना ही होगा, जो अभी 42 साल है। यही वजह है नाराज लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर दिल्ली में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन्होंने पुलिस की ओर से बैड कैरेक्टर घोषित किए जाने के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बैड कैरेक्टर बताए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस को ज्ञापन देने की छूट दी। पिछले साल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने पर दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह को बैड कैरेक्टर करार दिया था। इस बीच खबर है कि रूस ने यूक्रेन के हवाई हमलों से बचने के लिए अपने बुक मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। उसने यूक्रेन में मौजूद कई ठिकानों पर इसे दोबारा अलर्ट पर रख दिया, ताकि यूक्रेन की तरफ से किए जाने वाले किसी भी तरह के हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दावा है कि रूस ने अपने कई फौजी अड्डों पर बुक मिसाइल सिस्टम को दोबारा तैनात करने का फैसला ले लिया, जो दुश्मन की तरफ से दागी जाने वाली खतरनाक से खतरनाक क्रूज मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। साथ ही लड़ाकू विमानों को भी पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस को इस बात का डर है कि यूक्रेन उसके किए मिसाइल हमलों का जवाब मिसाइलों से दे सकता है। यही वजह है कि रूस ने अपने सैनिकों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में बनी दरारों को भरने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने वहां पर रहने वाले लोगों की मदद से दरारों को भरने का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए कुछ महिलाएं भी दरारों में मिट्टी भरकर उन्हें समतल करती नजर आईं। असल में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले कुछ दिनों में जोशीमठ में बर्फबारी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी गई। जोशीमठ में जो हालात है वो चिंताजनक है, लेकिन प्रशासन की टीम ने मजदूरों को लगाकर जिन जिन इलाकों में दरार पड़ी हुई है उनको भरने का काम शुरू किया हुआ है। इसके अलावा वो घर जो दरारों की वजह से रहने लायक नहीं बचे, उनमें रहने वाले लोगों को प्रशासन ने घर मुहैया कराने की तैयारी भी तेज कर दी। बताया गया कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी जमीन पर लोगों को अस्थायी घर बनाकर देने का काम शुरू कर दिया, जो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जोशीमठ में उन दोनों होटल को गिराने का काम लगातार जारी है जिन्हें सरकार ने खतरनाक घोषित किया था। वहाँ इस काम में कई मजदूर लगे दिखाई दिए, जो बड़ी बड़ी मशीनों से खतरनाक होटल में एक छत को कटर की मदद से काटते नजर आए। वहीं इस दौरान किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। आपदा से निपटने के लिए टीमें यहाँ पे लगाई गई है। प्राकृतिक जो भूस्खलन यहाँ पे इस समय हो रहा है उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात है। बताया गया कि जोशीमठ में लोगों के घरों पर पड़ी दरारों की वजह से करीब 250 परिवारों को सुरक्षित जगहें मुहैया करानी पड़ी। वहीं करीब 850 घर ऐसे हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया। उधर अफगानिस्तान में ठंड की वजह से 70 लोगों की मौत हो गई और वहां के मौसम विभाग के मुताबिक कई प्रांतों में 10 जनवरी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और वहां का न्यूनतम तापमान -33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि अफगानिस्तान का अब तक का सबसे कम तापमान है। पिछले 8 दिनों में पारा गिरने की वजह से 70 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, करीब 70,000 मवेशियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मरीज के परिवार वालों ने एक अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने मरीज से मिलने के लिए रोका था, जिसकी वजह से मरीज के परिवार वालों की अस्पताल के स्टाफ से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जाँच में जुट गयी। उधर मालदीव पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार स्वागत हुआ। मालदीव के बाद वो श्रीलंका भी जाएंगे, यानी वो बैक टू बैक उन दो देशों की यात्रा करेंगे जिन्हें चीन ने बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया और उन्हें अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि वो उलझते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मालदीव और श्रीलंका पर कंगाली का साया मंडराने लगा। भारत के विदेश मंत्री इसी बुरे दौर में दोनों देशों के दौरे पर निकले। 3 दिन के लिए मालदीव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ और खबर है कि इस दौरे पर एस जयशंकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मालदीव में चीन के चढ़ाने पर भारत के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन भारत ने फिर भी बड़ा दिल दिखाया और अपने पड़ोसी देश की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन के पंजे में फंसे उसके छोटे छोटे पड़ोसी देशों को भारत की जरूरत है। क्योंकि मालदीव में विपक्ष
चीन के उकसाने पर भारत के खिलाफ बातें कर रहा है, क्योंकि चीन ने विपक्ष को मालदीव की सत्ता दिलाने का झांसा दिया और मालदीव के विपक्षी नेता पूर्व राष्ट्रपति यामीन उसकी बातों में आकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाया और उसके विदेश मंत्री मालदीव दौरे पर गए और दोनों देशों के बीच रिश्ता मजबूत करने की कोशिश में जुट गए। मालदीव चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है और भारत ने उसे करोड़ों डॉलर की मदद दी है। यही नहीं, भारत ने कोरोना काल में भी मालदीव की मदद की थी और कुछ ऐसी ही मदद की उम्मीद श्रीलंका को भी है, जहां पर एस जयशंकर मालदीव दौरा खत्म करने के बाद जाएंगे। जहां श्रीलंका को आर्थिक मदद देने की बात हो सकती है। श्रीलंका चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। यही नहीं, IMF से लोन लेने में भी उसे भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि IMF ने उसके सामने शर्त रखी है कि वो भारत से इस मामले में सहयोग मांगे और भारत के विदेश मंत्री ने भरोसा दिया कि वो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की हर मुमकिन मदद करेगा। इधर दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र पर अपने ही टीचर पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा, जिसमें वो टीचर बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी 12वीं का छात्र बताया गया, जिससे पुलिस ने पूछताछ की। साथ ही पीड़ित का बयान भी दर्ज किया गया। उधर राजस्थान सरकार ने राज्य में चल रहे कोचिंग सेंटरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें छात्रों के टेस्ट के रिजल्ट जारी करने पर रोक और पढ़ाई बीच में छोड़ने पर फीस वापसी जैसे निर्देश दिए गए। और बताया गया कि ये सख्ती छात्रों का तनाव कम करने के लिए की गई। पिछले कुछ समय से कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के सुसाइड करने की घटनाएं बढ़ गईं। ऐसे में राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों पर नजर रखने के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटी बनाने की तैयारी में भी है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सेना की एक टुकड़ी ब्रिटेन पहुंच गई है। बताया गया कि ये सैनिक उन्हें रूस से निपटने में मदद करेंगे, जिसकी घोषणा ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक दिन पहले की थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दावा किया गया कि वो यूक्रेन के सैनिकों को न सिर्फ लड़ने बल्कि अपने लोगों को बचाने की भी ट्रेनिंग देगा। We stand with the people of Ukraine. As a democratic country ourselves, we understand the importance of maintaining a global rules-based order. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया कि उनका एक भी सैनिक जंग में यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ने नहीं उतरेगा। इस दौरान ये भी बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने जंग की शुरुआत से अब तक यूक्रेन को $458 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 3700 करोड़ रुपए की मदद की है। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में सड़कों पर कार से स्टंट करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नागपुर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और स्टंट में इस्तेमाल की गई कारों को भी जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के परिवार वालों को भी थाने बुलाकर अपने बच्चों पर नजर रखने की हिदायत दी। उधर दिल्ली के हौज खास इलाके में IIT कैंपस के पास एक तेज रफ्तार कार ने PhD के 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें 30 साल के अशरफ नवाज खान नाम के छात्र की मौत हो गई, जबकि अंकुर शुक्ला नाम का दूसरा छात्र घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि अशरफ के परिवार के आंसू रोके नहीं रुक रहे। पुलिस कह लो, ये ट्रैफिक पुलिस कह लो, ये सरकार कह लो, ये दिल्ली की लापरवाही है। दिल्ली पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी भी बरामद कर ली। इस बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया, खास तौर पर तब जब कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान को सऊदी अरब से भारी भरकम आर्थिक मदद की दरकार थी। और उसी वक्त पाकिस्तान को उस दोस्त ने धोखा दे दिया जिससे उसे मदद की आस सबसे ज्यादा थी। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब कोई रहस्य नहीं बची है। वर्ल्ड बैंक तक ने बता दिया कि पाकिस्तान एक डूबती हुई नाव बना हुआ है। पाकिस्तान के पास जनता का पेट भरने के लिए तो क्या, सरकार चलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। नौबत यह है कि उसके लिए सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तक देनी भारी पड़ सकती है। ऊपर से खतरा यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसका सीधा मतलब ये कि पाकिस्तान कुछ भी इम्पोर्ट करने के लायक नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा खतरा तो उसके लिए पेट्रोल और डीजल का है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के लिए वो पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर है, मगर इंपोर्ट करने के लिए डॉलर खत्म हो गए तो पाकिस्तान के लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान में चक्का जाम हो जाएगा, जो जहां है वहीं थम जाएगा। कंगाली पूरे देश पर एक साथ ब्रेक लगा देगी। हालांकि पाकिस्तान को हाथ फैलाने की पुरानी आदत है। उसके सामने हर 4-5 साल के बाद ये नौबत आ ही जाती है, जब उसे बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने या अपने पड़ोसी देशों के सामने या फिर सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्तों से भीख मांगनी पड़ी। लेकिन इस बार पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया। IMF ने तो उसके सामने बड़ी बड़ी शर्तों का पुलिंदा रख ही दिया। सऊदी अरब ने भी मदद से इनकार कर दिया, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस बार पाकिस्तान को सऊदी अरब से कोई मदद मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सऊदी अरब ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनते ही पाकिस्तान के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ संकेत दे दिए कि वो पाकिस्तान को खैरात देने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि बिना किसी शर्त या जिम्मेदारी के दूसरे देशों की मदद करना सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। दो टूक कहा कि बेहिसाब विदेशी मदद के दिन खत्म हो चुके हैं। सऊदी अरब से लगातार पाकिस्तान मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन ये बात सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की कर्ज लौटाने की भी हैसियत नहीं है। सऊदी अरब ने यहाँ तक कह दिया कि उसने अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाकर खजाने में पैसा जोड़ा है, उसे भीख देकर लुटाया नहीं जा सकता। इधर हरियाणा के पलवल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशीले पदार्थ की तस्करी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि उनसे करीब 400 ग्राम स्मैक बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई गई। आरोप है कि बरामद स्मैक को हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने आरोपियों को धर दबोचा। 3 लड़कों को अरेस्ट किया है। हरियाणा के नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मारे गए छापे में एनसीबी को ये कामयाबी मिली। उधर बिहार के हाजीपुर में महिला सिपाहियों की मुस्तैदी से बैंक लूट की घटना टल गई। वहां पर 4 बदमाश बैंक लूटने के मकसद से बैंक में घुसे थे, लेकिन दोनों सिपाहियों ने दिलेरी दिखाते हुए उन बदमाशों को बैंक से भगा दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 महिला सिपाही बैंक के गेट के पास कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। तभी कुछ लोग वहां घुस आए और उन दोनों पर पिस्तौल तानकर वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन वो दोनों वहां से हटने के बजाय उनसे भिड़ गयी, जिसके बाद उन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान बदमाशों ने सिपाहियों से बंदूक छीनने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें से एक सिपाही उनका मुकाबला करती रही। इसी बीच दूसरी सिपाही ने उन बदमाशों पर बंदूक तान दी, जिससे बदमाश दहशत में आ गए और अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए। और बैंक से भागने की जल्दबाजी में बदमाश अपनी मोटरसाइकिलें भी वहीं पर छोड़ गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए और सीसीटीवी फुटेज और उनकी मोटरसाइकिलों के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। घटना में संदिग्ध अपराधियों की अरेस्टिंग के लिए प्रयास कर। इस बीच पुलिस प्रशासन ने बैंक में तैनात शांति कुमारी और जूही कुमारी नाम की दोनों महिला सिपाहियों को इनाम देने की घोषणा कर दी। काफी साहस का परिचय दिया गया है, जिससे उनको उचित रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक को दिन दहाड़े लूट से बचाने वाली दोनों सिपाहियों की चर्चा पूरे इलाके में शुरू हो गई। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के खार्किव समेत कई इलाकों में बम हमलों से बचाने वाले शेल्टर होम की डिमांड बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इसीलिए वहां इस तरह के शेल्टर होम को बनाने का काम भी तेज कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेल्टर बनाकर लोगों को दिए जा सके। बताया जा रहा है कि खार्किव के कई हिस्सों में बम और दूसरे हमलों से बचाने में मददगार साबित होने वाले अंडरग्राउंड शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। खबर है कि खार्किव पर रूसी सेना के हमलों के बाद से ही बंकर की तरह मजबूत शेल्टर की डिमांड काफी बढ़ी है, क्योंकि अभी भी रूसी सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में हमले करने से पीछे नहीं हट रही। यही वजह है कि लोग ऐसे शेल्टर खरीद रहे हैं जिस पर बम और मिसाइल का हमला भी असर न करे। जानकारी के मुताबिक ऐसे एक शेल्टर होम की कीमत करीब $60,000 है, जो भारतीय रुपयों में करीब 50 लाख होता है। इसमें 3 लोग 1 हफ्ते तक बिजली, पानी और दूसरी सुविधाओं के साथ बिना शेल्टर से निकले रह सकते हैं। इधर उत्तराखंड में हरिद्वार के एक रिहायशी इलाके में रात के वक्त हाथियों का झुंड दिखा, जिसका वीडियो एक कार सवार ने अपने फोन में बनाया, जिसमें 3 हाथी जंगल से निकलकर शहर की तरफ आते दिखे। इसी दौरान वो धीरे धीरे वीडियो बनाने वाले की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, जिससे वो घबरा गया। जल्दी चलो बहुत पास आ गए भाई। हालांकि हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल सवार अपने घर जा रहा था, तभी सामने से आ रही उस तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से एक मोटरसाइकिल जाती हुई नजर आई। उसी दौरान एक और मोटरसाइकिल वहां से गुजरती दिखी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से उसकी भिड़ंत हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद अपना रास्ता भटक जाएं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जब यूक्रेन के ड्रोन ने हमले किए तो रूस का ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया था। वो ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से एंजल्स 2 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन ने एयर स्ट्राइक कर दी थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके इस हवाई हमले में पुतिन की सेना को तगड़ी चोट पहुंची थी, जबकि रूस ने उस दौरान ये दावा किया था कि जेलेंस्की के हमलावर ड्रोन मार गिराए गए थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम जैम करने की रूस की तकनीक फेल होने से पुतिन की चिंता बढ़ गई थी और इसी वजह से उन्होंने अपने शहरों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत उन्होंने मॉस्को की सुरक्षा में 2 S-400 ट्रियम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को शहर के उत्तर पश्चिम इलाके में, जबकि दूसरे को सकोनी के इलाके में तैनात किया है।
रूस का दावा है कि उसका यह हथियार हवा में ही छोटी दूरी की मिसाइलों के साथ ड्रोन, लड़ाकू विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये एक साथ 80 टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। मतलब पलक झपकने से ही यह हथियार दुश्मन को ढेर कर सकता है। इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए और मॉस्को की सुरक्षा में अपने इस ताकतवर हथियार पर भरोसा जताया। इधर यूपी के मदरसों में मार्च से अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी और ये फैसला मदरसा बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन, सभी सदस्य और कई मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे। जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस के तहत पढ़ाई को अलग अलग चरणों में लागू करने पर मुहर लगाई गई। इसके लिए मदरसों के शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस बीच पुतिन ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट का शिकार करने के लिए अपनी एक घातक मिसाइल को अटैक हेलीकॉप्टर में फिट कर दिया। रूसी सेना को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना के बेड़े में जल्द ही पेट्रियट शामिल होने जा रहा है, जिसे चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए ज़ेलेंस्की के 100 सैनिक इन दिनों अमेरिका के ओक्लाहोमा में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि पेट्रियट के यूक्रेन पहुंचते ही ज़ेलेंस्की की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो कई इलाकों में रूसी सेना के लिए काल बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि पेट्रियट यूक्रेन पहुंचता और ज़ेलेंस्की के प्लान को पूरा करता, पुतिन ने उसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने अपनी नई एंटी आर्मर मिसाइल इज़जेलिया 305 को अपने अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28NM में फिट कर दिया। यानी रूस ने अपने इस घातक हेलीकॉप्टर में ऐसा लॉन्चर लगा दिया जो उसकी नई खतरनाक मिसाइल को एक पल में दाग देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस का यह हेलीकॉप्टर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि इसमें लगी मिसाइलों के निशाने पर यूक्रेन के कई ठिकाने होंगे। और रूस का तो यहाँ तक दावा है कि इस मिसाइल से ज़ेलेंस्की के न सिर्फ सैन्य ठिकाने बल्कि सेना के जवान, तोप, टैंक और हाइमार्स को भी तबाह किया जा सकेगा। इसके साथ ही रूस इसके जरिए अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट पर भी कहर ढाने का दम भर रहा है। खबर है कि Mi-28NM अटैक हेलीकॉप्टर में फिट की गई मिसाइल इज़जेलिया 305 15 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। रूस पिछले कई महीनों से इस मिसाइल का टेस्ट कर रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि Mi-28NM हेलीकॉप्टर में लैस होने के बाद इसका इस्तेमाल अलग अलग मौसम, अलग अलग जगहों और दिन रात दोनों समय में हो सकता है। इसी वजह से रूस के इस घातक हथियार को नाइट हंटर भी कहा जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना इसके जरिए अब सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाएगी। और खबर है कि हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्चिंग का टेस्ट कामयाब होने के बाद रूस में उसके लॉन्चर का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा Mi-28NM अटैक हेलीकॉप्टर में ये मिसाइल तैनात की जा सके और यूक्रेन पर हमले में तेजी लाई जा सके। कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने जल्द ही इसका तोड़ नहीं निकाला तो उसे भारी एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नाइट हंटर के नाम से मशहूर हो चुका पुतिन का ये हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरने में माहिर है। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर न रडार की पकड़ में आता है और न ही उससे दागी गई मिसाइल। इस तरह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक लगे बिना पुतिन का नाइट हंटर अपने टारगेट का शिकार कर सकता है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई और एक रोज पहले ही इमरान खान ने सिंध प्रांत में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उनका सामना बिलावल भुट्टो की पार्टी के कार्यकर्ताओं से हो गया। वहां के किमारी जिले से आई तस्वीरों में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल होता दिखा। एक रोज पहले ये भीषण झड़प तब हुई जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता किमारी जिले के कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गए। उनके साथ पीटीआई के सिंध प्रांत के अध्यक्ष अली हैदर जैदी भी थे। तभी वहां मौजूद बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। आरोप है कि पीपीपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पथराव शुरू कर दिया। पीटीआई के मुताबिक उनके सिंध प्रांत के अध्यक्ष अली हैदर जैदी पथराव में बुरी तरह घायल हो गए और किसी तरह पीटीआई कार्यकर्ता उन्हें कलेक्टर ऑफिस के अंदर ले गए ताकि हमले से अली हैदर जैदी को बचाया जा सके। इस दौरान कलेक्टर के दफ्तर के बाहर दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच घमासान जारी रहा और भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बाद भी वहां पत्थरबाजी होती रही। वहां से आए वीडियो में कलेक्टर के ऑफिस को निशाना बनाकर लोग पत्थर बरसाते दिखाई दिए। पत्थरों की बारिश की वजह से कलेक्टर के ऑफिस की खिड़कियों के शीशे टूट गए। पत्थर लगने से कई लोग वहां चीख पुकार मचाते भी दिखाई दिए, लेकिन बवाल थमने के बजाय बढ़ता गया। कलेक्टर ऑफिस के बाहर सड़क पर भी दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे पर पत्थर चलाते नजर आए। ये पीपी के गुंडे आप देख रहे हैं झंडों के साथ मार रहे हैं। हालांकि बाद में इमरान खान की पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं पर हमले होने का दावा किया।
लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच सिंध के किमारी जिले के कलेक्टर ऑफिस के एक अधिकारी ने इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने पीटीआई के अली हैदर जैदी पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जबरन उनके दफ्तर में घुसने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हथियार लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचने के आरोप भी लगाए गए, जिसके बाद कराची पुलिस ने अली हैदर जैदी समेत पीटीआई के 17 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इन लोगों पर आतंक फैलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। 15 जनवरी को सिंध प्रांत के 16 जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए थे, जिनके नतीजों में बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को बड़ी जीत मिलती दिखाई दी थी। इसके बाद ही इमरान खान ने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने ये दावा किया कि मॉस्को की सुरक्षा के लिए पुतिन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर दिया है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि पश्चिमी देशों से मिले जंगी ड्रोन से यूक्रेन की सेना मॉस्को पर कभी भी हमला बोल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में यूक्रेन की सेना ने रूस के सरातफ और रिजाइन इलाके के 2 एयरबेस को निशाना बनाया था। उस दौरान यूक्रेन ने दावा किया था कि ड्रोन हमले में सरातफ इलाके में मौजूद एंजल्स 2 एयरबेस पर खड़े Tu-95 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा था, जबकि रिजाइन इलाके में मौजूद रूसी एयरबेस पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन ड्रोन इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाने में लगे तुर्की के ड्रोन खरीदारों की लिस्ट में एक और देश अब शामिल हो गया है। तुर्की 30 से ज्यादा देशों के साथ ड्रोन डील कर चुका है और अब मध्य एशिया के देश किर्गिस्तान ने उससे ड्रोन खरीदे और इसके साथ उसके जखीरे में तुर्की के 4 तरह के ड्रोन हो गए। किर्गिस्तान ने तुर्की से अंका ड्रोन तो अभी खरीदा है, लेकिन इससे पहले वो उससे अकिंजी, अक्सुंगुश और बायकताश ड्रोन भी खरीद चुका है। बायकताश ड्रोन को तो किर्गिस्तान की सेना लगातार इस्तेमाल भी कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक तेज रफ्तार कार और एक मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल सवार अपने घर जा रहा था। तभी सामने से आ रही उस तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से एक मोटरसाइकिल जाती हुई नजर आई। उसी दौरान एक और मोटरसाइकिल वहां से गुजरती दिखी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से उसकी भिड़ंत हो गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार उछलकर काफी दूर जा गिरा। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के 2 जिलों का दौरा कर करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कलबुर्गी में एक रैली को संबोधित भी किया, जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। कलबुर्गी में प्रधानमंत्री ने ड्रम भी बजाया, जिसके बाद वो यादगीर जिले में भी गए। बाद में वो मुंबई में मेट्रो की नई लाइनों का उद्घाटन करने भी पहुंचे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार राज्य का दौरा किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को घेरने के लिए या ये कहें कि उन्हें घुटनों पर लाने के लिए ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर हमला कर सकते हैं। 8 साल पहले 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और पिछले 11 महीने से चल रही इस जंग में क्राइमिया को बेस बनाकर पुतिन लगातार यूक्रेन के शहरों पर धावा बोल रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि क्राइमिया को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना जल्द ही वहां हमले शुरू करेगी और इसके लिए मिलकर हमले की प्लानिंग भी कर ली गई है। अमेरिका का साथ मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने भी हुंकार भरी कि वो क्राइमिया को हासिल करके ही दम लेंगे। Нещасний випадок. Це війна. Війна просто вона не тільки на полі бою. У війни є. पश्चिमी मीडिया का ये भी कहना है कि क्राइमिया पर हमला करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी करेगा। हालांकि अब तक क्राइमिया पर हमले को लेकर अमेरिका किसी भी तरह की बयानबाजी से बचता रहा है, लेकिन अब उसने रूस को घेरने के लिए अपनी रणनीति ही बदल दी। और अमेरिका ने न सिर्फ क्राइमिया को यूक्रेन का हिस्सा बताया, बल्कि उसने ये तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की के पास उसे फिर से हासिल करने का हक है। और तो और अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की सप्लाई के लिए भी हामी भर दी, ताकि यूक्रेन क्राइमिया पर हमला कर पुतिन को एक अलग मोर्चे पर फंसा सके, जिससे युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सके। क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि क्राइमिया पर हमला होने के बाद पुतिन यूक्रेन से अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया का ये भी दावा है कि क्राइमिया पर हमले की सूरत में पुतिन एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं, जिसकी वो कई बार धमकी दे चुके हैं।
इस बीच रूस ने दावा किया कि क्राइमिया पर हमला करने आए यूक्रेन के 10 ड्रोन उसकी सेना ने मार गिराए। वैसे तो यूक्रेन का हिस्सा रहा क्राइमिया 8 साल से रूस के पास है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद क्राइमिया रूस के लिए पहले से भी ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि क्राइमिया ही वो दरवाजा है जिसका इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में घुसती है। क्राइमिया पर कब्जे के बाद पुतिन ने उसे रूस से जोड़ने के लिए कर्च ब्रिज बना दिया था। इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके रूस घातक हथियार और सैनिक क्राइमिया तक पहुंचाता है, जहां से यूक्रेन पर हमला करना आसान हो जाता है। क्राइमिया रूस के लिए इतना अहम है कि उसे खोने के बारे में पुतिन सपने में भी नहीं सोच सकते। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा के लिए क्राइमिया की किलेबंदी कर रखी है। पुतिन ने वहाँ खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं और रूस ने दावा किया कि यही डिफेंस सिस्टम वहाँ हमला करने आए 10 ड्रोन का काल बन गए। उसने आरोप लगाया कि क्राइमिया पर हमले के लिए ड्रोन यूक्रेन ने भेजे थे, लेकिन इससे पहले कि वो हमले को अंजाम दे पाते, काला सागर को उनकी कब्र बना दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि क्राइमिया पर यूक्रेन की हमले की कोशिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया, जबकि यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक क्राइमिया के सेवस्तोपोल शहर में जोरदार धमाके सुनाई दिए। काला सागर के किनारे बसा ये वही शहर है जहां रूस का एक बेहद अहम नेवल बेस भी है। सेवस्तोपोल नेवल बेस पर ही रूस ने पनडुब्बियां और जंगी जहाज का एक बड़ा बेड़ा तैनात कर रखा है। यूक्रेन से काफी करीब इस बेस पर तैनात कुछ पनडुब्बियां तो ऐसी हैं जिन पर ताकतवर कैलिबर मिसाइलें भी तैनात हैं। और कहा जाता है कि कई बार इसी नेवल बेस का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश भी की गई। इसीलिए सेवस्तोपोल हमेशा से यूक्रेन के निशाने पर रहा है और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि सेवस्तोपोल में एक नहीं बल्कि कई धमाके होते हुए सुनाई दिए। यानी यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक क्राइमिया के सेवस्तोपोल में हमला हुआ। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये नहीं कहा गया कि उसने क्राइमिया पर हमले के लिए ड्रोन भेजे थे, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के लिए ड्रोन भेजने के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब क्राइमिया में रूस के बेस को निशाना बनाया गया है और तब दावा किया गया था कि रूस उस एयरबेस को यूक्रेन पर हमले के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके लिए उसने वहां अपने शक्तिशाली सुखोई विमान भी तैनात कर रखे थे और इसीलिए उस एयरबेस को निशाना बनाया गया था। इसी तरह का एक हमला अगस्त के महीने में भी हुआ था। तब क्राइमिया में रूस के साके एयरबेस को निशाना बनाया गया था। उस हमले के बाद रूस के 8 लड़ाकू विमानों के खात्मे का दावा किया गया था। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में दिल्ली से हैदराबाद जा रही तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई और गनीमत रही कि हादसे में यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि मुरैना स्टेशन पर रुकने से पहले ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। दावा है कि मुरैना पहुंचने से पहले भी ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसकी मरम्मत रेलवे कर्मचारियों ने कर दी थी। लेकिन मुरैना स्टेशन से पहले तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन की कुछ बोगियां फिर अलग हो गयी। उधर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में उनका 5 जनवरी से 13 जनवरी तक कार्यक्रम होना था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्यक्रम समय से पहले छोड़कर भागने का आरोप लगा और कहा गया कि वहां अंधविश्वास फैलाने आए थे। लेकिन जब उन्हें चुनौती दी गई तो वो कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। ये आरोप लगा तो बात बढ़ गई, जिसके बाद रायपुर पहुंच धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों का जवाब दिया। ये दुर्भाग्य है, सोची समझी साजिशें हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि वो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और अंधविश्वास नहीं फैलाते। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम 7 दिन का था और वो कहीं नहीं भागे थे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के एक रेडियो को अपने एक ड्रोन की मदद से चुरा लिया। यूक्रेन की तरफ से ये बताया गया कि ये चोरी उसने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क से 28 दिसंबर को की थी, जिसके लिए यूक्रेन ने एक ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया। एक वीडियो में भी यूक्रेन की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें झाड़ियों के बीच एक ड्रोन नीचे की तरफ जाता दिखाई दिया। उस ड्रोन ने रस्सी की मदद से रेडियो को फटाफट उठाया और वहां से भाग गया। वीडियो में उस रेडियो के पास किसी रूसी सैनिक का हेलमेट भी गिरा मिला। कहा जा रहा है कि ये रेडियो रूस के सैनिक के शव के पास से चलती हुई हालत में उठाया गया। यूक्रेन ने बताया कि इस रेडियो के जरिए उन्हें 9 दिनों तक रूसी सेना से जुड़ी जानकारियां मिलती रही, जिनके आधार पर उसने आगे की रणनीति तैयार की। इधर राजस्थान में पायलट और गहलोत एक बार फिर एक दूसरे पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। पायलट इन दिनों राजस्थान में किसान रैलियां कर रहे हैं और 20 जनवरी तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में रैली करेंगे, जहां वो घुमा फिराकर राजस्थान की अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं। झुंझुनू में भी उन्होंने वही किया और राज्य में बड़े पदों की नियुक्ति का मुद्दा उठाकर गहलोत सरकार को घेर लिया। शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे राजस्थान भर में।
रही बात गहलोत की, तो वो भी पायलट पर तंज कसने का मौका नहीं चूके। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कांग्रेस के किसी नेता को कोरोना कहते दिखे और कहा जा रहा है कि उनका इशारा पायलट की तरफ था। एक बड़ा कोरोना आ गया हमारी पार्टी के अंदर। यानी पायलट और गहलोत की लड़ाई की वजह से बीजेपी की चांदी होने का फुल चांस है, क्योंकि ये दोनों नेता आपस में लड़कर राजस्थान में अपनी ही पार्टी की जड़ें काट रहे हैं। उधर अर्जेंटीना के सांता के प्रांत के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर दमकल की कई टीमें वहां पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। बताया गया कि भीषण गर्मी और बारिश की कमी की वजह से आग जंगलों में फैल रही है, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पिछले महीने 45 डिग्री तक अधिकतम तापमान जाने के संकेत दिए थे, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी। इस बीच सेमीकंडक्टर चिप के उद्योग में चीन और अमेरिका का टकराव और बढ़ना तय है। चीन से कारोबार पर अमेरिका की पाबंदियों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। चीन ने इसे अमेरिका का टेक्नोलॉजी टेररिज्म करार दे दिया, लेकिन अमेरिका अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है, जिसका सीधा मतलब ये कि चीन और अमेरिका के बीच अब सेमीकंडक्टर चिप को लेकर विवाद अब और बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर चिप साइज में भले ही छोटी हो, लेकिन मौजूदा दौर में दुनिया की दुखती रग जरूर है। सेमीकंडक्टर चिप जिसकी भी मुट्ठी में बंद होगी, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मुट्ठी में बंद कर सकता है। स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक और वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव तक, यहाँ तक कि कार बनाना भी बिना सेमीकंडक्टर के मुमकिन नहीं है। दुनिया में तकनीक का इस्तेमाल जितना ज्यादा बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर की अहमियत भी उतनी ही बढ़ जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये कि आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर चिप का कारोबार जैसे जैसे बढ़ेगा, चीन और अमेरिका की तकरार भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। असल में अमेरिका की लगाई पाबंदियां चीन को बहुत बड़ा झटका देने वाली हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप से जुड़े काम में लगी चीन की कंपनियों से एक बहुत बड़ा बाजार छिन जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप से जुड़े काम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है चिप का डिजाइन, जो मोटे तौर पर अमेरिका में तैयार होता है। दूसरा हिस्सा है चिप की मैन्युफैक्चरिंग, चिप बनाने का काम ताइवान में होता है। लेकिन तीसरा और सबसे अहम काम है चिप को किसी डिवाइस में लगाकर असेंबलिंग करना और फिर उसकी टेस्टिंग करना। इस काम में अब तक चीन सबसे आगे है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन भी है। इसीलिए पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने एक नया कानून वहां की संसद से पारित किया था। चीन से ऐसे किसी डिवाइस का इंपोर्ट पूरी तरह बंद करना इस कानून का मकसद था। और अमेरिका की सरकार ने वहां की कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप से डिवाइस बनाने के लिए भारी भरकम आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। अमेरिका की कोशिश है कि वो चिप के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन उसके कानून का असर ये हुआ कि चीन की कंपनियों के बनाए हुए डिवाइस खरीदने वाले गायब हो गए। असल में सेमीकंडक्टर चिप वाले डिवाइस का सबसे बड़ा इंपोर्ट अमेरिका ही करता है। अमेरिका की कंपनियों ने चीन से चिप का इंपोर्ट जैसे ही बंद किया, चीन को बड़ा झटका लग गया। खबर है कि अमेरिका को चिप के मामले में चीन का बढ़ता कद सुरक्षा पर खतरा लगने लगा है। दावा यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पूरी तरह सेमीकंडक्टर चिप से ही चलती है, जिसका बड़े पैमाने पर सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका को डर है कि इस चिप के जरिए चीन अमेरिका की सेना की जासूसी कर सकता है। इसीलिए आने वाले खतरे को समझते हुए अमेरिका ने पहले ही सावधानी बरत ली। लेकिन इसका असर ये हुआ कि चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ गया और पहले से दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में दोनों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में अगर सेमीकंडक्टर चिप पर नया विवाद छिड़ गया तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप के उद्योग में एक बड़ा खिलाड़ी ताइवान भी है। ताइवान पर चीन अपना कब्जा मानता है। यहाँ तक कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ताइवान पर चीन के तेवर बेहद तल्ख हैं। और सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान का हिस्सा करीब 65% है, जबकि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का उद्योग सालाना 50,000 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 40 लाख करोड़ रुपए का है। इतनी बड़ी रकम में किसी बड़ी जंग को कई महीनों तक लड़ा जा सकता है। इतने बड़े कारोबार के लिए चीन और अमेरिका में टकराव अगर बढ़ा तो नौबत जंग तक पहुंच सकती है। इधर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल की और इस दौरान पुलिस के जवानों ने कई तरह के खतरों से निपटने का अभ्यास भी किया। लेकिन इस दौरान जब मॉक ड्रिल हो रही थी तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि एक आदमी ने बाजार के बीच ही फायरिंग कर दी, जो इस ड्रिल का हिस्सा था। जैसे ही फायरिंग की जानकारी पुलिस को मिली, उसने गोलीबारी करने वाले आदमी की तलाश कर उसे ढेर कर दिया, जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद ये सच में हुआ और वहां भीड़ लग गई। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस के जवानों ने संदिग्ध हमलावरों की भी तलाश कर उन्हें ढेर करने का अभ्यास किया। ये मॉक ड्रिल 3 दिन पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में की गई, जिसका मकसद सुरक्षा व्यवस्था को परखना था। उधर बिहार के रैया में गहनों की एक दुकान में 50 लाख रुपए की चोरी हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया।
जिसमें 3 चोर दुकान में चोरी करते नजर आए। उनके हाथों में टॉर्च थी जिसकी मदद से वो गहने ढूंढते दिखे। चोरी है और उसमें 3 गो चोर का आ रहा है, इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। बताया गया कि चोर दुकान का शटर काट कर दुकान में घुसे और लाखों के गहनों पर हाथ साफ किया। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया। वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को हथियार मुहैया कराता रहा है और नए साल के पहले महीने में ही उसने जेलेंस्की की फौज को $2.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 20,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया। इसकी मदद से जेलेंस्की अपने देश के लिए दवाइयां और दूसरे देशों से हथियार खरीद पाएंगे। इसके अलावा बाइडेन यूक्रेन को आधुनिक स्ट्राइकर टैंक भी मुहैया कराएंगे जो यूक्रेन के सैनिकों के लिए मददगार साबित होंगे। खबर है कि अमेरिका 100 स्ट्राइकर टैंकों की खेप जेलेंस्की की फौज को मुहैया कराएगी। वहीं इसके अलावा कई खतरनाक मिसाइलें और बख्तरबंद गाड़ियां भी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद के तौर पर दी जाएंगी। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा और निर्माण हटाया। वहां पर प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। अफरा तफरी के बीच प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन को खाली कराया। साथ ही करीब 150 दुकानों की भी पहचान की गई जिन्हें गिराया जाना बाकी है। तो 60,000 से 70,000 स्क्वायर फीट जमीनें हैं। बालाघाट में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में इस सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की जेलों में बंद यूक्रेन के कैदियों को पुतिन की सेना बुरी तरह से टॉर्चर कर रही है। बताया गया कि कैद किए गए यूक्रेन के लोगों और सैनिकों को रूह कपा देने वाली सजा दी जाती है ताकि वो किसी भी हाल में बगावत करने के लिए तैयार हो जाएं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने उसके अलग अलग हिस्सों से आम लोगों को बंदी बनाया। दावा है कि पुतिन की फौज ऐसे लोगों को भी कैद कर रही है जो जंग में किसी भी तरह से शामिल नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस अपने यहाँ जेलों में बंद यूक्रेन के लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहा है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता। यही नहीं, आरोप है कि पुतिन के सैनिक कैदियों को बुरी तरह पीटते भी हैं। दावा है कि पुतिन के सैनिक यूक्रेन के कैद किए गए जवानों को बगावत करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो इसके लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। इस बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक कार सवार ने सड़क पार कर रहे लोगों पर कार चढ़ा दी और इस घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें कई लोग सड़क पार करते दिखे। कार सवार पहले तो लोगों को देखकर कुछ देर के लिए रुका, लेकिन अचानक भीड़ के बीच 2 आदमियों को रौंदते हुए गुजर गया। बाद में आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ लिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में अब रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन के हमलों में रूस के इतने सैनिकों की मौत हो रही है कि उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई। जिसका एक वीडियो भी पश्चिमी मीडिया की तरफ से जारी किया गया जिसमें रूस के एक कब्रिस्तान में चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई पड़ी, जबकि एक कब्र पर वैगनर ग्रुप के मालिक येवगिनी प्रिगोजिन फूल चढ़ाकर जवानों को श्रद्धांजलि देते नजर आए। यही नहीं, कब्रिस्तान के ठीक बगल में एक स्मृति इमारत बनी नजर आई। वहां भी पहुंचकर येवगिनी प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को याद किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कब्र में दफन इन जवानों की मौत यूक्रेन के भीषण हमलों में हुई। और पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अब सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए रूस एक बार फिर जेलों में बंद अपने खतरनाक कैदियों को रिहा कर रहा है ताकि वो जंग में उतरकर यूक्रेन की फौज से मुकाबला कर सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने ऐसे हजारों कैदियों को जंग में उतारा है जिनकी भर्ती वैगनर ग्रुप ने की। बताया जा रहा है कि खतरनाक अपराधियों को रूस शर्तों के साथ जेल से रिहा कर रहा है। दावा है कि उन्हें जंग में 6 महीने लड़ने के लिए भेजा जा रहा और जो कैदी 6 महीने तक जंग लड़कर बच जाएंगे उन्हें दोबारा जेल में बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन खबर है कि बिना ट्रेनिंग के रूसी सेना इन्हें जंग में उतार रही है जहां ये यूक्रेन के हमलों में मारे जा रहे हैं, यानी पुतिन की फौज इनका इस्तेमाल तोप के चारे की तरह कर रही है। इस बीच फ्रांस के खों शहर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें फैक्ट्री का ज्यादातर हिस्सा आग की लपटों के बीच घिरा हुआ नजर आया। वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया। शुरुआत में फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी आग धीरे धीरे ऐसे भड़की कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी ही चपेट में ले लिया, जबकि तेज लपटों से उठे सफेद धुएं का गुबार चारों तरफ फैलता दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, वो मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने का काम शुरू किया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर आग को बुझाया जा सका। खोआ शहर की इस फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट से हो गई। दोनों की सगाई का कार्यक्रम मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में रखा गया, जहां पर देश के कई बड़े दिग्गज शामिल होने के लिए पहुंचे और कई बड़े नेता और फिल्मी सितारे अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे।
इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखाई दिया। अंबानी परिवार की तस्वीरों में बड़े बेटे आकाश अंबानी और अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका भी दिखी। बेटी ईशा अंबानी और अंबानी परिवार के दामाद आनंद पिरामल भी परिवार के साथ तस्वीरों में दिखे। पूरा परिवार इस मौके पर काफी खुश दिखाई दिया। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सगाई की रस्म को बिल्कुल गुजरात की परंपराओं और रस्मों के हिसाब से किया। इसके लिए अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में खास तैयारियां की गई थी और सारे इंतजाम घर के मंदिर में किए गए। गुजराती रस्म में गोलधना और चुनरी विधि को परिवार ने पूरे उत्साह के साथ किया। गोलधना रस्म के तहत लड़के के घर पर गुड़ और धनिये के बीज बांटने की परंपरा है। गुजराती रस्मों के हिसाब से अंबानी परिवार पहले राधिका मर्चेंट के घर उन्हें न्योता देने पहुंचा। राधिका और उनके परिवार के एंटीलिया पहुंचने के बाद विधि विधान और पूजा के साथ सगाई के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जो जियो और रिलायंस रिटेल में बोर्ड के सदस्य हैं। इसके अलावा वो रिलायंस ग्रुप के एनर्जी बिजनेस को लीड कर रहे हैं। आज मुकाबिल भाई है, आज मुकाबिल भाई है, तब गीता याद आई है। सौबात की एक बात कही कमलेश ने, अपनों से लड़ना होगा, अपने हक की लड़ाई है। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त सौबात की एक बात का।